हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी माध्यमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने भी फॉर्म डाल रखा है तो यहाँ पर हम जो वो हिंदी विषय की तैयारी के लिए पूरा एक जो वो सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको हर एक टॉपिक की जो वो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप हिंदी विषय का जो सिलेबस देखते हैं तो आपके सामने ग्रामर का जो वो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा इन्होंने बताया कि हिंदी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सब कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। जैसे कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, तो इन सभी की हम जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इकाई 2 में ग्रामर पूरी दी गई है। जैसे कि हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों के उच्चारण स्थान और राष्ट्रभाषा, राजभाषा वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो हम हर एक टॉपिक को लेकर यहाँ पर चलने वाले हैं और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे आपकी सारी की सारी इकाइयाँ कवर हो जाएगी। और हर एक टॉपिक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमने इकट्ठे किए हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा आपके जो नंबर आने के चांसेस रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम कवर कर लेते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। मैं आपके सामने हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो वर्णमाला विराम चिन्ह संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश, यहाँ पर मैं आपको कई प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आप लोग तैयारी अच्छी करना चाहते हैं और अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने स्कोर को भी बनाकर देखिएगा कि आप लोगों को कितने आंसर सही आ रहे हैं, और यहाँ पर हम हर एक प्रश्न का उत्तर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिनको बोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती हो, जिनको बोलने पर थोड़ा जो वो संघर्ष होता हो, मतलब उसमें स्पर्श ज़्यादा हो। तो इस प्रकार का यहाँ पर हमको जो इसमें जो है शब्दों को ढूंढना है, वर्णमाला के व्यंजन को ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो श, श, श और ह, ये तीनों जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। और दोस्तों, अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, कहाँ से क्या है सब कुछ, तो डिटेल के लिए भी हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है और थोड़ा सा उनको खाली रिवाइज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग यहाँ पर इसको आसानी से देख पाएंगे। और उनके लिए ये काफ़ी अच्छा जो है वो सीरीज़ रहने वाली है। हर एक क्वेश्चन अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन था ये यूपीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा गया 2012 में। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। तो उनको कहते हैं खाली श्वास का। आप क्वेश्चन को देखिएगा, सिर्फ उन्होंने कहा है श्वास का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अघोष। तो और अगला प्रश्न देख लीजिए, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं य र ल व व्यंजनों को क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन का मतलब ये होता है जो कि जिनको बोलने पर अंदर से आवाज़ आती है, जिनको बोलते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि जो कि अंतःस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हैं य र ल व। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ का मतलब होता है जो कि सिर्फ होठों के द्वारा बोला जाए, ऐसा शब्द जो कि होठों से ही बोला जाता है। जैसे कि अगर आप ल को बोलने की कोशिश करेंगे तो ल के लिए आपकी जीभ जो है वो थोड़ा सा तालू पे टच होती है। र की अगर हम बात करते हैं तो र थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है और दंतव्य को जो वो टच करता है। ऐसे ही स की अगर हम बातें तो करते हैं तो स जो अभी आ रहा था वो ऊष्म व्यंजन था। तो अब हमारा सिर्फ एक ही शब्द बचा हुआ है फ, और फ को अगर आप बोलकर कोशिश करोगे तो आप देख लीजिए सिर्फ होंठों को हमको गोल करना पड़ रहा है और थोड़ी सी हवा इससे बाहर आती है, तब हम फ को बोल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, दिया है वोवेल को हिंदी में कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वोवेल इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा स्वर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है 5वां, जिन शब्दों के अंत में अ आता है। आप सभी जानते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। अब मैं आपको अकारांत और अकारांत दोनों में अर्थ अलग अलग जो वो डिफरेंट बता देता हूँ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, यानी कि इनको पढ़ने पर तो सिर्फ अ आता है, तो उसके लिए अकारांत घोषित किया गया है। और जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उनके लिए आकारांत कहा जाता है। इसी प्रकार से इकारांत भी होता है और इकारांत भी होता है। तो वो जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसको आगे देखेंगे। अ अगर अंत में आता है तो अकारांत कहेंगे, और अगर आ अंत में आता है तो आकारांत कहेंगे। अगला प्रश्न है 7वां, कोई स्वर नहीं है। तो स्वर देख लीजिए, स्वर होते हैं अ से लगाकर आपका अह तक। अम और अह को भी शामिल कर लिया गया है इसके अंतर्गत, आप देख लीजिए। अब आपका इसमें पूछा है कि स्वर नहीं है।
तो स्वर अगर आप बात करते हैं अ तो स्वर में आता है, ऊ भी स्वर में आ गया है, ए भी स्वर में आ गया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया अ से लेकर अह तक। अब आपका ब बचा है, जो कि ब आपका क से लेकर ग तक के बीच में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे व्यंजन होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ब। अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष की बात कर रहा है, मैंने आपको अभी बताया घोष और अघोष के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो देख लीजिए, घोष की बात कर रहा है, प है, ट है, द है और फ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द वाला, जो कि यहाँ पर आपका घोष वर्ण है। ये घोष अघोष क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल टेबल बनाकर बता दूंगा कि आपको घोष और अघोष कैसे याद रखना है, और बहुत ही सरल है, इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको इसके लिए बता दूंगा। तो आप कमेंट बता दीजिएगा। अगला है प्रश्न 9वां, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये MPSI में भी आ चुका है आपका, और साथ ही आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2008 बीएड में भी एग्ज़ाम पूछा गया है, और कई प्रकार की ऐसी एग्ज़ाम्स होती है जहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, यानी कि आप उसे अक्षर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, देख लीजिए डी वाला इसका क्वेश्चन है, आंसर है व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ मतलब जो कि कंठ से बोली जाए। तो अगर आप देखेंगे तो क से लेकर आपका जो क वाला वर्ण है, कमल, खरगोश, गमला, घड़ी और अंग, यहाँ तक जो होते हैं ये सारे के सारे जो दोस्तों कंठ से बोले जाते हैं। यानी कि आप जब बोलोगे तो आपको कंठ में वाइब्रेशन होगा, और यहाँ से बोले जाने वाले सारे के सारे शब्द कंठ कहलाते हैं। ऐसे तालव्य भी होते हैं, तालु होते हैं और दंतव्य होते हैं। ये इस प्रकार से नासिक के वर्ण भी होते हैं। तो सारे के सारे हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे सबको डिस्कस करते जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला अ वाला, क और ख। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो अभी हमने बात की थी, जैसे कि कंठ हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंतव्य हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड और ढ। तो ये अगर ट से लेकर अगर आप न तक की अगर बात करते हैं तो ये सारे के सारे यानी कि पांचों के पांचों ये जो होते हैं ये मूर्धन्य होते हैं। तो आप देख लीजिए इसके अंतर्गत ड और ढ दोनों आ गया है, जैसे कि ट के बाद में ठ आ गया और ड और ढ और अण, ये सभी के सभी मूर्धन्य होते हैं। अगला देख लीजिए 13वां, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण का मतलब ये होता है, ऐसे एक महाप्राण भी होता है दोस्तों, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसको बोलने में कम समय लगे, यानी कि कम श्वास की आवश्यकता लगे। और महाप्राण का मतलब होता है जिसको बोलने पर ज़्यादा हमको शक्ति लगानी पड़े, ज़्यादा हवा की आवश्यकता पड़ती है जब हम बोलते हैं तब उसको महाप्राण कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस, तो अ और आ ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ऐसे ही क और ग कम में ही ये काम चल गया है इसका, ऐसे ही थ और ध, फ और भ। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, यानी कि ब, क और ग। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियों की बात कर रहे हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ उसको कहते हैं जो हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत किसी और भाषा से शामिल हो गए हो, ऐसे शब्द जो है वो नवीन विकसित ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो उ और उ ये तो हमारी वर्णमाला में पहले से शामिल है। डी वाला ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे तो श ये भी शामिल है, ए ओ ये भी शामिल है। लेकिन क और ख और ग इन दोनों के नीचे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नुक्ता लगा हुआ है, जिसको हम अरबी फारसी शब्द के यहाँ अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा वहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो ये है यहाँ पर आपका अ वाला आंसर, यानी कि ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? तो घोष और अघोष की अभी बात की थी, तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा म वाला। और निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। देख लीजिए कौन सा एक वर्ण है जो कि व्यंजन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो स्वर में आना चाहिए। तो अभी हमने बात की थी अ से लगाकर अगर अह तक जो भी वर्ण है वो सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत उ जो कि आपका स्वर में आ रहा है, और व्यंजन की बात की थी उन्होंने कि व्यंजन नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वर होना चाहिए। तो ख जो आपका व्यंजन है, यह भी व्यंजन है, र भी व्यंजन है, खाली उ बच गया जो कि आपके ए वाले ऑप्शन में आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए वाला उ।
17वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ का मतलब अभी आपको मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ओष्ठ का मतलब है जो कि होठों से बोली जाए। तो ओष्ठ नहीं बोला है इन्होंने, तो नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, प जो कि ओठ से होस्ट से अपना मतलब ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो ये हो गया। ऐसे म अगर हम देखेंगे और ब देखेंगे तो ये तीनों के तीनों यानी कि प से लेकर आपका न तक, प से लेकर अगर आप देखेंगे पतंग फल ब और पतंग फल ब और म, ये हो गए आपके ओष्ठ। और उसके बाद में न जो आ गया वो नासिक वर्ण हो जाता है। तो अब हमारा ऑप्शन बचता है यहाँ पर द वाला, जो कि आपका ओष्ठ नहीं है। तो नहीं की बात की थी वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अगला है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्ण कहा गया है तो सिर्फ 52 मानी गई है। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो अभी हमने बात की थी नासिक का मतलब होता है जो कि बोलते समय नाक में आपकी नासिका के अंतर्गत वाइब्रेशन महसूस होगा, वो वाला आपका वर्ण जो नासिक व्यंजन कहलाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो श, तो ये उसमें व्यंजन हो गया। ग आपका कंठ से हो गया। ज जो है वो आपका दंतव्य हो जाता है। तो इस तरह से आपका बचा है सिर्फ इ वाला, जो कि आपका नासिक के व्यंजन है। तो जितने भी पंचमा अक्षर है अगर आप देखेंगे अंग, ण और इ और न, ये सारे के सारे जो है वो आपके नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। अगला अगर आप देखेंगे ए आई वर्ण क्या कहलाएंगे। ए आई मतलब कौन से बोले जाते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं। तो ए आई को बोलने के लिए आपको कंठ की भी आवश्यकता लगती है और तालव्य की भी आवश्यकता लगती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। इसको हम डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो आप देख लीजिए, हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसके अंतर्गत श्री को शामिल नहीं किया गया है, बाकी सारे के सारे जो वो शामिल है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं। द्वित व्यंजन का मतलब जिसमें दो व्यंजन शामिल किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दो जो है वो ल अलग अलग यूज़ किए गए हैं। अगला है श कौन से व्यंजन है। अभी हम ऊपर बात करके आए थे, यह है उष्म संघर्षी व्यंजन जिसको बोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अक्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, कौन सा है ये श, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो एक हो गया क्ष और दूसरा हो गया त्र और ये हो गया ज्ञ। ये सारे के सारे संयुक्त व्यंजन हैं दोस्तों, क्योंकि इनको बनाने पर दो जो है वो व्यंजनों की आवश्यकता लगती है, जिसके अंतर्गत एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ये किससे बनते हैं ये मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये आपका एक इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये संयुक्त व्यंजन है। अगला है हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा। तो आप देख लीजिए, अब मैं आपको यहाँ इसका जरूर दिखा देता हूँ। तो क्ष जो शब्द है ये आपका क यानी कि आधा क और प्लस क्ष अ, यानी कि क और अ से दोनों से मिलकर बना होता है क्ष। तो अगर आप देखेंगे तो क्ष कैसे बन रहा है क से, तो ये क के बाद ही आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर आप ऑप्शन देखेंगे क है, छ है, त्र है और ज्ञ है, तो आपका आंसर आना चाहिए इसका क के बाद में ये आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो आपका क्वेश्चन दोनों आ गए हैं दोस्तों, ऐसे तरह का भी आ जाएगा आगे। तो आपका जो है ये ज्ञ जो शब्द है यानी कि वर्ण है, ये आपका जो बना हुआ है अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो अगर आपने कभी इसको ध्यान से सुना हो और पढ़ा हो तो इसको ज धन इया बोलेंगे। ये आपका जो वर्ण है इया, इसको इया कहा जाता है, ये पंचमा अक्षर है। तो ज और इया दोनों को अगर हम बोलेंगे तो इसको ज्ञानी बोला जाता था पहले, लेकिन इसको बाद में परिवर्तित करके ज्ञानी बोला जा रहा है। और ये ज यानी कि आधा ज, इसको अगर आप नीचे हलंत लगा देंगे तो किसी भी वर्ण के नीचे अगर आप हलंत लगा देते हैं तो वह व्यंजन बन जाता है। और ये दोनों देख लीजिए, आपका बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष की बात की है, अघोष और सघोष हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला यानी कि स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ कहाँ से बोला जाता है। अगर आप घ को बोलकर देखेंगे तो क ख ग और घ। तो अभी हमने बात की थी क से लेकर आपका अंग, यानी कि इसको तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन घ तक और क ख ग और घ तक जो वो सारे के सारे कंठ है, तो आप इसको कंठ लगा सकते हैं। ऐसे ही
त थ द की भी है, ट ठ ठ की भी है और त थ ध न की भी है। ऐसे प फ म म की भी, सबकी अलग अलग जो है वो स्थान है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन की बात की है तो अभी हमने बात की थी ज्ञ की, और ज्ञ को हम बना के आए थे अभी ज और आपका इय, इन दोनों से मिलकर बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो वो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला यानी कि ट। और अगला है कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक की बात की गई है, देखेंगे तो अगर आपने देखा होगा तो पहले जो है ये इस झ को भी शामिल किया जाता था, और अब जो ये झ बदल कर कुछ इस प्रकार सा हो गया है, और पहले ये ऐसा बनता था। तो ये जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ये अमानक वर्ण हो गया, लेकिन पहले इसको शामिल जरूर किया जाता था। अगला है क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? तो क्ष के अभी आपको मैंने ऊपर बताया है क्ष किस प्रकार से बना हुआ है। तो क धन श से बनेगा। दोस्तों पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक गलत हो गया था, यहाँ पर मैंने आपको अ बता दिया था, लेकिन यहाँ पर क्ष आता है ये वाला, इससे और इससे क से दोनों से मिलकर बना होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको क धन श से बनता है। ऐसे ही त का भी मैं आपको बता देता हूँ, त्र का, ज्ञ का तो बता दिया मैंने। त जो होता है वो ये वाला त्र जो वो त धन र से मिलकर बना होता है। ये इस प्रकार से हो गया। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की पूछी है, आप देख लीजिए स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको आप देखेंगे तो 11 स्वर है। अगर मूलतः आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा 10 ही आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या पूछी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर के हमने आपको अभी बताया है, स्वर कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख लीजिए अ से लेकर अह तक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ग है वो ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग में नहीं आना चाहिए, यानी कि टा, ट, ठ, ड, ढ और अण। तो आप देख लीजिए कौन सा नहीं आ रहा है, तो इसके अंतर्गत घ जो है वो नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ 40 प्रश्न हल करेंगे, बाकी के जो आगे और देख लेंगे अगले वीडियो में। अगला प्रश्न है 36वां। निम्नलिखित प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या देख लीजिए 33 है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च मतलब जो कि बोलते समय थोड़ा सा आवाज़ जो है वो कंठ के यहाँ से थोड़ा नीचे, ताले हुए के बीच में ऊपर और वहाँ तक के बीच में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आ वाला, जो कि पश्च स्वर कहलाता है। अगला है खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से बनाया जाना चाहिए। तो कैसे बनाना चाहिए वो आप देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला है विसर्ग से बने शब्द कौन से होते हैं? तो विसर्ग से बने शब्द जो होते हैं वो निष्प्रह होते हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर की बात की गई है दोस्तों, तो कई बार प्रश्न आ चुका है ये, अ से लगाकर अह तक के सारे वर्णों को स्वर कहा जाता है। और इसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है वो वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट का होने वाला है, तो हम जो है वो आगे के प्रश्न अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोग इसकी जानकारी आगे देख पाएँ। और कई प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों हमारे पास, ताकि हम इसको आसानी से आपको डिस्कस करवा सकें। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की और भी वीडियो अगर आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम कई सारे प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो मिलते हैं शाम को, आपको अगला नया वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।